पिता हिंदी एवं विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वृत्तिक सदाचार एवं वृत्तिक दायित्व पद्धति विषय में हमारा अगला टॉपिक है बार एवं बेंच से क्या अभिप्राय है। बार एवं बेंच के मध्य संबंधों को किस प्रकार मधुर रखा जा सकता है। व्हाट इज मेंट बाय बार बेंच, how the relations between the bar and the bench to kept good। ध्यान से सुनना। बार एवं बेंच न्याय प्रशासन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू कहा जा सकता है या यूं कहा जा सकता है कि इन दोनों में चोली दामन का साथ है। बेंच यदि न्याय प्रदान करने का कार्य करती है तो बार उसमें सहायक बनती है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच मधुर संबंधों की अपेक्षा की जाती है। बार से अभिप्राय अधिवक्ताओं का समूह यानी अधिवक्ताओं के समूह को बार कहा जाता है। इसे अभिभावक परिषद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बार से अभिप्राय बार के संदर्भ में न्यायालय कक्ष को दो भागों में बांटा जा सकता है। बार के संदर्भ में न्यायालय कक्ष दो भागों में बंटा होता है। एक न्यायालय के अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं के उपयोग के लिए और दूसरा जन साधारण के लिए। अतः बार से अभिप्राय है अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान। आप इतना भी लिख सकते हैं कि इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार बार से अभिप्राय अधिवक्ताओं के बैठने का स्थान। कॉर्पस ज्यूरिस स्कैंडम के अनुसार बार से अभिप्राय न्यायालय कक्ष के उस स्थान से है जहां अधिवक्ता एवं विधि सलाहकार बैठते हैं। इसी प्रकार से विवि रूप लॉ डिक्शनरी के अनुसार बार से अभिप्राय न्यायालय कक्ष के उस निर्दिष्ट स्थल से है जहां वकील बैठते हैं। इस प्रकार बार से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जहां अधिवक्ता बैठकर अपना सामान्य कामकाज करते हैं। दूसरे शब्दों में जहां वकील साहब बैठकर अपना सामान्य कामकाज करते हैं उसे बार कहते हैं। बेंच इसी तरह बार की तरह बेंच से अभिप्राय उस स्थान से है जहां न्यायाधीश न्याय प्रशासन का काम करते हैं। ध्यान रहे न्यायाधीशों का समूह या वर्ग ही बेंच कहलाती है। इसे न्यायपीठ भी कहा जाता है। ध्यान से समझना कि जहां वकील साहब बैठकर अधिवक्ता बैठकर अपना सामान्य काम काज करते हैं उसे बार कहते हैं। और इसी तरह बेंच से अभिप्राय जहां न्यायाधीश बैठकर न्याय प्रशासन का काम करते हैं उन्हें बेंच कहते हैं। ध्यान रहे अधीनस्थ न्यायालयों में एकल न्यायाधीश बैठता है, जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम देखें तो बेंच अलग अलग बेंच है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच एफबी, एचबी यानी हाफ बेंच, डीबी यानी डिविजनल बेंच, एसबी यानी सिंगल बेंच। उसी प्रकार से हाई कोर्ट उसकी फुल बेंच एफबी, एचबी यानी हाफ बेंच, डीबी यानी डिविजनल बेंच, एसबी यानी सिंगल बेंच। ध्यान रहे मैं पुनः रिपीट करूंगा कि जहां वकील साहब बैठकर अपना सामान्य कामकाज करते हैं उसको बार कहते हैं और जिस कुर्सी पर बैठकर जज साहब न्याय प्रशासन का काम करते हैं उसे बेंच कहते हैं। बार और बेंच में मधुर संबंध के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी है। मैं शॉर्ट में बार और बेंच मधुर संबंधों की चर्चा करूंगा। आपके पास में जो भी अच्छा मैटर पुस्तक है उससे आप डिटेल में पढ़ लेना। बार बेंच के लिए मधुर संबंध जो है वह कैसे रखा जा सकता है आदि आदि। तो बार बेंच के बीच
मधुर संबंधों के लिए निम्न बातें जरूरी है। नंबर 1, सौम्य एवं शालीन व्यवहार। जज साहब वकील साहब के प्रति, वकील साहब जज साहब के प्रति। भाषा में मधुरता। इसी प्रकार से परस्पर सम्मान, निंदा से बचें, आलोचना ना करें, टिक्का टिप्पणी ना करें जज साहब वकील साहब की, वकील साहब जज साहब की। निजी जीवन से सरोकार ना रखें, क्रोध एवं उत्तेजना से बचें, भेदभाव ना करें, अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें, न्यायालय को भ्रमित ना करें, सुख दुख में सहभागी बने, अनुचित कार्य ना करें। हरीश उप्पल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने या न्यायालयों का बहिष्कार करने का अधिकार नहीं है। ध्यान रहे इंद्री विनय चंद्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि न्यायालय अधिवक्ताओं का सम्मान करता है तथा उनकी बात को ध्यान से सुनता है। अतः वकीलों का, अधिवक्ताओं का भी ये कर्तव्य है कि वह न्यायालय का सम्मान करे, न्यायालय के प्रश्नों को शांति से उत्तर दें, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। इस प्रकार हमने इस प्रश्न में विशेष रूप से बार बेंच के बीच मधुर संबंध बनाए रखने के लिए सभी बातें, जरूरी बातें हैं, उनका अध्ययन किया। ध्यान से समझना, बार से अभिप्राय जहाँ वकील साहब बैठकर अपना सामान्य कामकाज करते हैं बार है, बेंच से अभिप्राय जहाँ न्यायाधीश न्याय प्रशासन का काम करते हैं बेंच कहलाती है। इनके बीच मधुर संबंध के लिए निम्न बातें जरूरी है। नंबर 1, सौम्य एवं शालीन व्यवहार। नंबर 2, भाषा में मधुरता। नंबर 3, परस्पर सम्मान। नंबर 4, निंदा से बचें। नंबर 5, आलोचना ना करें। नंबर 6, टिक्का टिप्पणी ना करें। नंबर 7, निजी जीवन से सरोकार ना रखें। नंबर 8, क्रोध एवं उत्तेजना से बचें। नंबर 9, भेदभाव ना करें। नंबर 10, अनावश्यक विद्वता का परिचय ना दें। 11, न्यायालय को भ्रमित ना करें। नंबर 12, सुख दुख में सहभागी बने। नंबर 13, अनुचित कार्य ना करें। बार और बेंच को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे संबंधों में कड़वाहट पैदा हो। एक दूसरे की गरिमा का ध्यान रखें। बात बात में हड़ताल, बहिष्कार, नारेबाजी आदि का सहारा ना लें, क्योंकि इन कार्यों से न केवल संबंधों में काटुता आती है, कभी कभी यह मिसकंडक्ट का भी रूप धारण कर लेते हैं। अतः बार और बेंच के संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए उपरोक्त सभी बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं प्रश्न की अगली कड़ी में एक अधिवक्ता के न्यायालयों, पक्षकारों, साथी अधिवक्ताओं तथा जनता के प्रति कर्तव्यों का मैं संक्षेप में यहाँ विवेचन करूंगा। डिटेल आपके पास में अच्छी पुस्तक या जो भी अच्छा मैटर है उससे जो है आप जो है अध्ययन कर लेना। ध्यान से सुनना। Discuss in brief the duties of an advocate towards the court, client, fellow advocate and public। उच्चतम न्यायालय द्वारा डॉक्टर हनीराज चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मामले में ये कहा गया कि विधि व्यवसाय एक पवित्र व्यवसाय है। इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को समर्पित भाव से काम करना होगा। अधिवक्ताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पक्षकारों के साथ में न्याय करें, उनसे अच्छी तरह चर्चा और विचार विमर्श करें, उन्हें सुने तथा मजबूती से उनके पक्ष को न्यायालय के सामने रखें। यह तभी संभव है जब अधिवक्ता यथोचित परिश्रम करे, शांति एवं धैर्यपूर्वक पक्षकारों से समव्यवहार करे तथा अपने विधिक व्यवसाय के प्रति निष्ठावान रहते हुए समर्पण भाव से काम करे। सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय ने इन विचारों से अधिवक्ताओं के कर्तव्य स्पष्ट हो जाते हैं। डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अधिवक्ता के न्यायालयों, पक्षकारों,
साथी अधिवक्ताओं तथा जनता के प्रति कुछ कर्तव्य है। मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा, डिटेल आप अपने स्तर पर पढ़ लेना। निष्ठापूर्वक मामले की पैरवी करना, पक्षकारों की ओर से उपस्थिति देना वकील साहब का कर्तव्य है। अनावश्यक शुल्क वसूल नहीं करना, पक्षकारों की राशि का दुर्विनियोग नहीं करना, पक्षकारों की संपत्ति से समव्यवहार नहीं करना। अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे अपने पक्षकारों की संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का समव्यवहार ना करें, अर्थात उसका क्रय विक्रय आदि ना करें। इसी प्रकार से अन्य कोई व्यवसाय न करना, इसी प्रकार से मिथ्या एवं कूट रचित दस्तावेज पेश नहीं करना चाहिए। निर्धारित पोशाक में वकील साहब को रहना चाहिए। हड़ताल बहिष्कार आदि न करें, बार बेंच में मधुर संबंध बनाए रखें आदि आदि। विपक्ष के साथ में दुर्भिसंधि न करें, पक्षकारों को गलत राय न दें और न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए वकील साहब को जो है अधिवक्ताओं को न्यायालय और न्यायाधीशों का सम्मान करना चाहिए। मिथ्या दोषारोपण नहीं करना चाहिए, क्रोध और उत्तेजना से बचना चाहिए, शिष्ट भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न्यायालय को भ्रमित नहीं करना चाहिए, न्यायालय में अवैध लेन देन नहीं किया जाना चाहिए तथा न्यायालय के निर्णयों आदेशों आदि पर अनावश्यक टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरुंधति राय सरदार सरोवर यानी बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय सरदार सरोवर परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोल गई। न्यायालय की अवमानना मानी गई। 1 दिन का साधारण कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। इस प्रकार जो है वकीलों को जो है न्यायालय की गरिमा को बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने विशेष रूप से एक अधिवक्ता के न्यायालयों, पक्षकारों, साथी अधिवक्ता तथा जनता के प्रति क्या कर्तव्य है हमने पढ़ा। नंबर 1, निष्ठापूर्वक मामले की पैरवी करना। नंबर 2, पक्षकार की ओर से उपस्थिति देना। नंबर 3, अनावश्यक शुल्क वसूल नहीं करना। नंबर 4, पक्षकारों की राशि का दुर्विनियोग नहीं करना। नंबर 5, पक्षकारों की संपत्ति से समव्यवहार नहीं करना। नंबर 6, अन्य कोई व्यवसाय नहीं करना। नंबर 7, मिथ्या एवं कूट रचित दस्तावेज पेश नहीं करना। नंबर 8, निर्धारित पोशाक में रहना। नंबर 9, हड़ताल बहिष्कार आदि न करें। नंबर 10, बार बेंच में मधुर संबंध बनाए रखें। नंबर 11, विपक्ष के साथ में दुर्भिसंधि न करें। नंबर 12, पक्षकारों को गलत राय न दें। नंबर 13, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखें। इस प्रकार हमने देखा कि अधिवक्ताओं को न्यायालय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना चाहिए। इसी कड़ी में लगभग एक सही प्रश्न है, वकील के प्रति अधिवक्ता के क्या कर्तव्य हैं? What are the duties of an advocate towards the client? निष्ठापूर्वक पैरवी करना। नंबर 2, दुर्भिसंधि नहीं करना। नंबर 3, वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट नहीं करना। नंबर 4, मुवक्किल की संपत्ति से समव्यवहार नहीं करना। नंबर 5, समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करना। नंबर 6, मुवक्किल के साथ अच्छा व्यवहार करना। नंबर 7, अन्य कर्तव्यों में न्यायालय में अपने मुवक्किल की ओर से समय समय पर उपस्थिति देना, उसका रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व करना। इसी प्रकार से मुवक्किल पर असम्यक असर का प्रयोग नहीं करना। मुवक्किल की संपत्ति के साथ में सौदेबाजी, समव्यवहार, क्रय विक्रय नहीं करना। न्यायालय में कूट रचित दस्तावेज आदि पेश नहीं करना। समझौते के माध्यम से मामले को निपटाने का प्रयास करना। हड़ताल पर नहीं जाना, बंद एवं बहिष्कार में भाग नहीं लेना चाहिए आदि आदि। इसी प्रकार हरीश उत्पल
बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति कई महत्वपूर्ण कर्तव्य है जिनका निर्वहन किया जाना प्रत्येक अधिवक्ता के लिए आवश्यक है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना वृत्तिक सदाचार है एवं उपेक्षा करना वृत्तिक कदाचार है। तो ये था वकील साहब के मुवक्किल के प्रति जो है कर्तव्य। ध्यान रहे, मैं प्रश्न की इसी कड़ी में जो है वृत्तिक सदाचार क्या है, वृत्तिक अवचार क्या है, राज्य विधिक परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को अवचार हेतु दंडित करने की शक्तियों की विवेचना कीजिए। मेरा अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल इथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट? डिस्कस द पावर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल टू पनिश एन एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान एवं ईमानदार रहना वृत्तिक सदाचार है, जबकि इसके प्रतिकूल आचरण वृत्तिक अवचार या कदाचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया है। दोबारा ध्यान से समझना कि विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहना प्रोफेशनल इथिक्स है, वृत्तिक सदाचार है, जबकि इसके प्रतिकूल आचरण अर्थात विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान एवं ईमानदार नहीं रहना वृत्तिक अवचार, कदाचार या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। हालांकि वृत्तिक अवचार की कोई सार्वभौम परिभाषा नहीं दी गई है। वृत्तिक अवचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को किसी परिधि में परिसीमित नहीं किया जा सकता। कौन सा कार्य प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वृत्तिक अवचार है, कौन सा नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सामान्यतः निम्नांकित कार्यों को वृत्तिक अवचार माना गया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना गया है। पक्षकारों को जानबूझकर गलत राय देना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। सही राय देना वृत्तिक सदाचार है। पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थिति नहीं देना वृत्तिक अवचार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। उपस्थिति देना प्रोफेशनल इथिक्स है। पक्षकारों के मामलों की निष्ठापूर्वक पैरवी नहीं करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। पक्षकारों के मामले में निष्ठापूर्वक पैरवी करना प्रोफेशनल इथिक्स है। इसी प्रकार से विपक्षी से दुर्भिसंधि करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। विपक्षी से दुर्भिसंधि नहीं करना प्रोफेशनल इथिक्स है। इसी प्रकार से पक्षकारों से अवैध रूप से फीस अथवा राशि वसूल करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, वृत्तिक अवचार है। पक्षकारों से उचित फीस या राशि लेना प्रोफेशनल इथिक्स, वृत्तिक सदाचार है। इसी प्रकार से वादग्रस्त संपत्ति से समव्यवहार करना, उसे अपने लिए क्रय कर लेना प्रोफेशनल इथिक्स नहीं है, वृत्तिक अवचार है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। वादग्रस्त संपत्ति से अधिवक्ता को समव्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल इथिक्स है। न्यायालय में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। शिष्ट भाषा का प्रयोग करना, उत्तेजित न होना, मिथ्या लांछन न्यायाधीशों पर न लगाना प्रोफेशनल इथिक्स है। इसके विपरीत अगर व्यवहार किया जाता है तो यह मिसकंडक्ट माना जाएगा। न्यायिक निर्णयों, आदेशों आदि पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, वृत्तिक अवचार है, जबकि ऐसा नहीं करना जो है प्रोफेशनल इथिक्स है। इसी प्रकार से न्यायालयों की राशि को पक्षकारों की राशि को न्यायालय में जमा नहीं कराना या पक्षकारों को नहीं लौटाना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है,
वृत्तिक अवचार है, जब उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षकारों की राशि को न्यायालय में जमा करानी चाहिए। बची हुई राशि पक्षकारों को लौटाना प्रोफेशनल एथिक्स वृत्तिक सदाचार है। इसी प्रकार से पक्षकारों की पत्रावली एवं दस्तावेजों को रोक लेना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। इसके विपरीत पक्षकारों की पत्रावली या दस्तावेजों को देना प्रोफेशनल एथिक्स है, वृत्तिक सदाचार है। पक्षकारों के धन का दुर्विनियोग कर लेना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वृत्तिक अवचार है। पक्षकारों के धन का दुर्विनियोग नहीं करना वृत्तिक सदाचार प्रोफेशनल एथिक्स है। न्यायाधीशों के नाम से रिश्वत लेना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। न्यायाधीशों के नाम से रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स है। इसी प्रकार से पक्षकारों को निर्णय या आदेश की यथासंभव सूचना नहीं देना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, जबकि वकील साहब को पक्षकारों को निर्णय आदेश की यथासंभव सूचना यथासमय सूचना देनी चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स है। इस प्रकार आपने देखा विधि व्यवसाय के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहना वृत्तिक सदाचार है, जबकि इसके प्रतिकूल आचरण वृत्तिक अवचार या मिसकंडक्ट है। मैं इन शॉर्ट में चर्चा करना चाहूँगा कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए राज्य विधिक परिषद को दंड देने की जो शक्तियां हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 में इस बुराई के विरुद्ध उपचार की व्यवस्था की गई है। धारा 35 राज्य विधिक परिषद, धारा 35 राज्य विधिक परिषद जो है, राज्य विधिक परिषद को अवचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड देने की शक्तियां प्रदान की गई है। धारा 35 एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 35 के अनुसार प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए राज्य विधिक परिषद को दंड देने की शक्तियां दी गई है, जो निम्नलिखित है। नंबर 1, जहां राज्य विधिक परिषद को शिकायत पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कोई अधिवक्ता वृत्तिक अवचार का दोषी है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक अवचार का दोषी है, तो वह मामले को निपटाने हेतु अनुशासन समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी। राज्य विधिक परिषद, राज्य विधिक परिषद ऐसे मामले को स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर ऐसी अनुशासन समिति से वापस लेकर उसे किसी अन्य अनुशासन समिति को सौंप सकेगी। नंबर 3, ऐसी शिकायत मिलने पर अनुशासन समिति द्वारा सुनवाई के लिए तारीख नियत की जाएगी और इसकी सूचना संबंधित अधिवक्ता एवं राज्य के एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता को दी जाएगी। नंबर 4, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति द्वारा निम्नांकित में से कोई भी आदेश पारित किया जा सकता है, शिकायत खारिज की जा सकती है, अधिवक्ताओं को दंड भी दिया जा सकता है, अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से जितना उचित समझे उतनी अवधि के लिए विधि व्यवसाय को निलंबित किया जा सकता है, या अधिवक्ता का नाम अधिवक्ता की राज्य नामावली से हटा सकती है। जहां किसी अधिवक्ता को विधि व्यवसाय से निलंबित किया जाता है, वहां ऐसे वकील साहब किसी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति के समक्ष विधि व्यवसाय नहीं कर सकेगा। इस प्रकार धारा 35 में वृत्तिक अवचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा दोषी अधिवक्ता को दंडित किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार हम कुछ उदाहरण देखते हैं। कई मामलों में वृत्तिक अवचार के लिए कठोर दंड दिया गया है, जैसे हरिश्चंद्र तिवारी बनाम बैजू के मामले में पक्षकार की प्रतिकर कंपनसेशन की राशि नहीं लौटाने पर अधिवक्ता का नाम अधिवक्ता की नामावली से हटा दिया गया। इसी प्रकार से बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम के सत्यनारायण के मामले में पक्षकार के धन के दुर्विनियोग
को घोर वृत्तिक अवतार मानते हुए दोषी अधिवक्ता का नाम अधिवक्ताओं की नामावली से हटाने का आदेश दिया गया। इसी प्रकार हरीश उपल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में वृत्तिक अवतार के लिए अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना राज्य विधिक परिषद की अधिकारिता के अंतर्गत है। ध्यान रहे, यदि राज्य परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा समुचित कदम उठाया जा सकता है। ध्यान से समझना, धारा 35 के अधीन पारित राज्य विधिक परिषद की अनुशासन समिति अथवा महाधिवक्ता के आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो उसके ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 37 के अंतर्गत भारतीय विधिक परिषद के समक्ष अपील की जा सकेगी। ऐसी अपील के लिए 60 दिन की अवधि निर्धारित है। इस अवधि की कैलकुलेशन संगणना आदेश की सूचना की तारीख से की जाएगी। इस प्रकार हमने जो है वृत्तिक सदाचार क्या है, वृत्तिक अवतार क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, वृत्तिक अवतार के लिए राज्य विधिक परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को दंडित करने की क्या शक्तियां हैं, आदि आदि के बारे में हमने विशेष रूप से अध्ययन किया। मैं अंत में निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके आप इस विषय के साथ साथ अन्य आगे की कक्षाओं में जो महत्वपूर्ण विषय है उनके भी आप वीडियो प्राप्त करें। पुनः धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।